नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं धनंजय दाकर, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं हिंदी विषय का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है लिपि। लिपि शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है फॉन्ट या फिर स्क्रिप्ट। यदि हम बात करें कि लिपि शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, तो लिपि शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें प्राप्त होता है अष्टाध्यायी ग्रंथ से, जिसे लिखने वाले विद्वान का नाम है पाणिनि जी। इन्होंने लौकिक संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ को लिखा है, यानी कि अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है विश्व का पहला व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें लौकिक संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण को लिखा गया है। इस ग्रंथ की यदि हम बात करें, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स की यदि हम बात करें, तो इस ग्रंथ में कुल अध्याय हैं 8, यानी कि 8 अलग अलग चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में कितने भाग हैं? 4। यानी कि अगर देखा जाए तो इस पूरे ग्रंथ में कुल भाग कितने हो गए? 32, यानी कि 32 पार्ट्स हैं इस पूरे के पूरे ग्रंथ में। यानी कि अष्टाध्यायी ग्रंथ को 32 अलग अलग यानी कि 32 पार्ट्स में 32 भागों में लिखा गया है, जिसमें लौकिक संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण का उल्लेख है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कि लिपि की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी परिभाषा कहती है कि ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका जो है उसे लिपि कहा जाता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, इस ध्वनि को जिस तरीके से लिखा जाता है, जिस फॉर्मेट में, जिस स्टाइल में लिखा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे कि इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसी प्रकार गुजराती भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाती है, कन्नड़ भाषा कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, यानी कि कुछ भाषाएं जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, खड़ी बोली, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, मराठी, ये कुछ अलग अलग भाषाएं हैं जो कि केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जिस लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है, भारतीय संविधान के तहत इसे अनुच्छेद 343 में राष्ट्रीय लिपि का भी दर्जा दिया गया है। तो ये जो लिपि है हमारी, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, कब, इनको अभी हम थोड़ा बाद में समझेंगे। इससे पहले हम ये शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि लिपि के साक्ष्य भारत में सबसे पहले कहाँ पे मिले। तो भारत में लिपि के सबसे पहले साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में लिपि के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसका समय माना जाता है 2400 से 1700 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2400 साल पहले से लेकर 1700 साल पहले के बीच में एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं पर हमने सबसे पहले कोई भी चीज लिखी हुई प्राप्त की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसका समय 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। लिपि के सबसे पहले साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। अब यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में हमारे भारत देश में कुल कितनी लिपियों का प्रचलन है, तो इसका उत्तर है 22। भारत में कुल 22 लिपियों का प्रचलन है, जिनको इस्तेमाल किया जाता है भारत की कुल 780 भाषाओं को लिखने के लिए। यानी कि भारत देश में वर्तमान समय में कुल 780 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको लिखने के लिए 22 लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है। जिनमें से भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो मानी जाती है उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है इसका नाम है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की यदि हम साक्ष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य दोनों ही अलग अलग स्टेट से इसके एविडेंस, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान राज्य में एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बरली। तो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के बरली गांव में कुछ शिलालेख पाए गए, जहां पे हमें ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है बस्ती, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के पिपरावा स्तूप से हमें ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करें समय की कि किस समय में हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका जो समय माना जाता है वो है 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो 5वीं सदी थी, उस सदी में ब्राह्मी लिपि के हमें सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य से। अब
यदि हम यहाँ पे बात करें कि ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सबसे पहले इसे यूज किसने किया, तो जो लोग थे जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था उन लोगों का नाम है वैदिक आर्य। अब इसके लिए हमें थोड़ा प्राचीन इतिहास में जाना होगा। भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ, इस पे हमें थोड़ा प्रकाश डालना होगा। भारत में भाषा का विकास एक जाति के आगमन से माना जाता है जिसका नाम है आर्य जाति। आर्य जो जाति है ये बेसिकली मध्य एशिया से हमारे भारत में आई थी। अब जब ये जाति हमारे भारत देश में आई, उस समय जो समय था वो था 1500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले ये जाति हमारे हिंदुस्तान में आती है और अपने साथ संस्कृत भाषा को लेकर आती है। तो संस्कृत भाषा को लेकर जो जाति आई थी उसका नाम है आर्य। अब संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जिन आर्यों ने इस्तेमाल किया वो कहलाए वैदिक आर्य, जिन लोगों ने लौकिक संस्कृत का इस्तेमाल किया वो कहलाए लौकिक आर्य। तो अब यदि हम ध्यान दें तो ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, वैदिक आर्यों ने किया था, जिनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। अब यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है जिसका समय 5वीं सदी माना जाता है, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो किया वैदिक आर्यों ने। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमने कहा राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ या उसका विस्तार कैसे, उसे डेवलप कैसे किया गया। तो ब्राह्मी लिपि का विकास और विस्तार करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ऋभ्य ऋषि। ब्राह्मी लिपि का विकास और विस्तार करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ऋभ्य ऋषि। तो इनके द्वारा ही ब्राह्मी लिपि को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। अब यदि हम ध्यान दें तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि भारत में वर्तमान में कुल 22 लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है भारत की कुल 780 भाषाओं को लिखने के लिए। तो उन 22 लिपियों में सबसे प्राचीन है हमारी ब्राह्मी लिपि। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसा पाएंगे कि ब्राह्मी लिपि के बाद हमारी एक नई लिपि आती है जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। यदि अब हम बात करें कि भारत के प्राचीन जो सिक्के थे या जो प्राचीन शिलालेख थे उन पर किस लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी इन दो लिपियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं भारत के प्राचीन सिक्कों से या शिलालेखों से। अब यदि हम बात करें हमारी राष्ट्रीय लिपि की, यानी कि भारत देश की जो राष्ट्रीय लिपि मानी जाती है भारतीय संविधान के अनुसार, तो उसका नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ये जो लिपि है इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के अनुसार राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कोंकणी ऐसी कई भाषाओं का लेखन किया जाता है। यदि इस लिपि के हम बात करें कि इस लिपि के साक्ष्य यानी कि एविडेंस हमें किस समय से प्राप्त होते हैं, तो इस लिपि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं 8वीं सदी से। ईसा यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो 8वीं सदी आती है, यानी कि सन 700 से लेकर सन 800 के दरमियान का जो समय था 100 वर्षों का, इन 100 वर्षों के समय में हमें देवनागरी लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि इस लिपि के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो किस स्थान से हुए, तो यहाँ पर बात आती है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य जो है यानी कि जो गुजरात स्टेट है, यहाँ पर 8वीं सदी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जयभट्ट। राजा जयभट्ट के द्वारा कुछ लेख लिखे गए थे, उनमें हमें सबसे पहले इस लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि इस लिपि की हम बात करें तो ये जो लिपि है ये बाकी लिपियों से थोड़ी अलग है, यानी कि इस लिपि को भी अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया है जिसमें भारत की अलग अलग भाषाओं को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस लिपि के 4 अलग अलग भेद होते हैं, यानी कि इन भेदों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस बोर्ड को साफ कर लेंगे। जो देवनागरी लिपि है इसके अलग अलग 4 भाग हैं, यानी कि 4 भेद होते हैं, जैसे कि अर्धनागरी,
पूर्वी नागरी, नंदी नागरी, नागरी। तो ये अलग अलग देवनागरी लिपि के 4 भेद होते हैं, 4 टाइप होते हैं, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट है ये, अलग अलग फॉर्मेट है ये देवनागरी लिपि के। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा इन चारों फॉर्मेट में से किसमें लिखी जाती है, तो नागरी, ये जो भेद है देवनागरी लिपि का, इसमें हिंदी भाषा को लिखा जाता है। इस नागरी लिपि को पश्चिमी नागरी भी कहा जाता है, इसे पश्चिमी नागरी भी कहा जाता है, इसे हम पश्चिमी नागरी भी कहते हैं। इसके अलावा ये तो हमने एक छोटा सा डेमो देख लिया है हमारी राष्ट्रीय लिपि का, या हमारी भारत की सबसे प्राचीन लिपि का, या लिपि क्या होती है। इसके अलावा यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा विश्व स्तर पे भी ले जाना चाहेंगे। विश्व स्तर पर ले जाने से पहले हम भारत के प्राचीन ग्रंथों की भी यहाँ बात करना चाहेंगे कि भारत के वो प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं जिनमें लिपि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, या वहाँ पे हमें लिपियों की अलग अलग संख्याएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के 2 अलग अलग ग्रंथ हैं जिनका नाम है समवायांग सूत्र और पन्नवड़ा सूत्र। समवायांग सूत्र और पन्नवड़ा सूत्र में अलग अलग, ये 2 अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन दोनों में 18 लिपियों के हमें नाम प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर 18 लिपियों की बात कही गई है। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार में 64